कुमारी कंदम, भारत का वो हिस्सा जो समुद्र में डूब गया। रिपोर्ट्स बताते हैं कि आने वाले 30 साल में साउथ मुंबई का ही 80% एरिया समुद्र में डूब सकता है और इस सदी के अंत तक भारत के 12 कोस्टल सिटीज भी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर इतिहास को देखा जाए तो जवाब हाँ है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास का हिस्सा पहले ही डूब चुका है, जिसे कुमारी कंदम कहते हैं। और आज के सफर में जानेंगे उसी के बारे में। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि दरिया के किनारे बसे मुंबई और कोलकाता जैसा शहर उसमें डूब जाए? अगर रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 30 साल में साउथ मुंबई का लगभग 80% एरिया समुद्र में डूब सकता है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स तो इस ओर भी इशारा करते हैं कि इस सदी के अंत तक भारत के 12 कोस्टल सिटीज भी समुद्र के अंदर समा जाएंगे। खैर, ये सारे रिपोर्ट्स के प्रेडिक्शंस कितने सच होंगे वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पलटे तो हमें इस बात का पता चलता है कि प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे डूब गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। समुद्र के अंदर वो हिस्सा डूबा हुआ है जो आज के अखंड भारत के इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं कुमारी कंदम की, प्राचीन भारत का एक ऐसा हिस्सा जो पानी में डूब चुका है। आज के इस वीडियो में हम भारत के इस डूबे हुए हिस्से के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस कुमारी कंदम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कुमारी नाडु के नाम से भी जानते हैं। एक ऐतिहासिक तमिल सभ्यता जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित हिंद महासागर में कहीं लुप्त हो चुकी है। अगर शोधकर्ताओं की माने तो उनका ये भी कहना है कि 14,500 साल पहले हिंद महासागर का स्थिर 100 मीटर नीचे था, जो अंतिम आइस एज के खत्म होने के साथ ही बढ़ता चला गया था और धीरे धीरे समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया कि कुमारी कंदम महाद्वीप पानी में डूब गया। लेकिन उसके अस्तित्व के कई सबूत आज भी मिलते हैं। वीडियो में मौजूद इस मैप को देखकर आप जान सकते हैं कुमारी कंदम आखिर कहां हुआ करता था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पॉल्क स्ट्रेट की लंबाई 18 मील है, जो चूना पत्थर, रेत, गाद, छोटे कंकड़, बालू से बना हुआ है। और ये माना जाता है कि कुमारी कंदम आज के राम सेतु का एक हिस्सा था। वही तमिल खोजकर्ताओं का ये भी मानना है कि कुमारी कंदम में तमिल जाति के लोग ही रहा करते थे और इस सभ्यता को रहस्यमयी समझा जाता है। लेमुरिया और कुमारी कंदम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि ये तमिल सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। जब समुद्र स्तर के बढ़ने से कुमारी कंदम महाद्वीप जलमग्न होने लगा तो वहाँ के लोग संसार के विभिन्न भागों में रहने के लिए चले गए और कुछ इस तरह विश्व भर में नई सभ्यताओं का जन्म हो गया। हालांकि ब्रिटिश जियोग्राफर फिलिप श्लाटर की किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में भी लेमुरिया के बारे में जिक्र मिलता है। ये किताब साल 1864 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में कुमारी कंदम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कुमारी कंदम महाद्वीप कन्याकुमारी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर द्वीप तक फैला हुआ था और मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं बल्कि इन सभी जगहों को आपस में जोड़ने वाले केंद्र से हुआ जो कुमारी कंदम था। और 14,000 साल पहले महाद्वीप जलमग्न हो गया था तो वहाँ के निवासी प्लान करके अफ्रीका, यूरोप और चीन चले गए, जिससे नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कुछ तमिल लेखकों के मुताबिक जब कुमारी कंदम समुद्र जल में डूब गया तो ये 7,000 मील में फैला हुआ था, जिसके 49 टुकड़े हो गए थे। लेकिन किंगडम ऑफ अर्थ कहे जाने वाले कुमारी कंदम के बारे में आधुनिक विद्वानों का यही मानना है कि यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। इसमें अब तक कोई भी ठोस प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। अब तक इन सभी बातों के समर्थन में सबसे मजबूत पक्ष प्राचीन तमिल और संस्कृत साहित्य में ही मिलते हुए पाए गए हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुमारी कंदम रावण की लंका का ही विस्तृत रूप था, जो क्षेत्रफल में भारत से बहुत ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, यूँ तो ये सब कुछ सुन करके बाहुबली मूवी के जैसे ही कोई कहानी लगती है कि कहीं हमसे दूर कोई और सभ्यता भी हुआ करती थी। पर दोस्तों, यकीन मानिए ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, जहाँ अब भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। बाकी हो सकता है कि आने वाले समय में शोधकर्ता इस क्षेत्र में और भी कुछ नई नई खोज करे और हमें अपने खोए हुए विशाल सभ्यता के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिले। दोस्तों, ये सब तो हुई इतिहास की इतनी बातें। अब जब इतिहास की इतनी बातें हो रही हैं, तो क्यों न भविष्य के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा कि भारत के कई शहरों के डूबने के कई प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर ऐसे प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम सभी को इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अगर प्रेडिक्शंस की माने और वो सच हुए कि साल 2050 तक हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई जैसे महानगर के कई इलाके समुद्र में विलीन हो जाएंगे, तो आखिर ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे के कौन से कारण हैं? आइए जानते हैं इन कारणों की वजह।
दरअसल आज से लगभग 1 साल पहले बीएमसी प्रमुख IS चहल ने एक भयानक भविष्यवाणी करते हुए ये चेतावनी दी है कि साल 2050 तक सोबो कहे जाने वाले मुंबई की साउदर्न पार्ट का A, B, C और D वार्डों का लगभग 80% हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से अरब सागर के नीचे डूब जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुनने में काफी खतरनाक और डरावना लग रहा है, लेकिन दोस्तों यही कड़वी सच्चाई है और हमारी पृथ्वी पर होने वाले बाकी कई नुकसानों की तरह इसके जिम्मेदार भी हम इंसान ही है। आपको क्या लगता है कि हमें ऐसी अनहोनी रोकने के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स पे जरूर बताइए। हम आपको बता दें कि सिर्फ भारत की कमर्शियल कैपिटल मुंबई ही नहीं, बल्कि केरल का कोची, गोवा का मोरमुगाओ, कर्नाटक का मैंगलोर और गुजरात का कांडला जैसे और भी कई कोस्टल एरियाज हैं जो इस सदी के अंत तक जल में मग्न हो जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भविष्यवाणी की है कि सदी के अंत तक कई इंडियन कोस्टल सिटीज 2.7 फीट तक पानी के नीचे चले जाएंगे। नासा ने दुनिया भर में समुद्र के स्तर में बदलाव का विश्लेषण करने के लिए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट का उपयोग किया और इस डेटा से मिली जानकारी से ये पता चला है कि भारत के 12 कोस्टल सिटीज समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण आने वाले समय में जलमग्न होने का खतरा देखा जा सकता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अपने अपने स्तर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करें और ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेनेट के बारे में सोचें, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की जगह कम हो। आपको क्या लगता है?